गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 2 के लिए आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेशन के ऊपर। और कल एक प्रश्न आप लोग के सामने छोड़े थे, शायद उसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो उसके लिए हम आज फिर से एक बार हम चर्चा कर दें। क्वेश्चन ये था, फाइंड द फैलेसी, है ना। एक रिजल्ट आया होगा, उसमें शायद ये लेके चले थे -6 इज इक्वल टू -6 एंड 4 - 10 एंड इधर हो गया 9 - 15। Then write 2 square 2 into 2 into 5 by 2, 3 square minus 2 into 3 into 5 by 2। Then the next step, ये सारा देखिए सही स्टेप है ना। तो 2 square minus 2 into 2 into 5 by 2 plus 5 by 2 square is equal to 3 square minus 2 into 3 into 5 by 2 plus 5 by 2 square। उसके बाद का स्टेप था 2 minus 5 by 2 square is equal to 3 minus 5 by 2 square। Then write 2 minus 5 by 2 is equal to 3 minus 5 by 2 and this implies that 2 is equal to 3। यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें देखिए एक बात ध्यान देना चाहिए कि कल स्क्वायर रूट पर हम लोग चर्चा किए थे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेनेवर एक्स इज लेस देन 0। यही बात का हम लोग चर्चा किए थे। और अब देखिए यहाँ क्या है, इस स्टेप से इस स्टेप तक आने के लिए कैसे आया है। It is nothing, it is only the square root of this quantity, है ना। ये बेस हो गया x, इसका स्क्वायर है, और ये मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना। तो ये आना चाहिए x whenever x be greater than equal to 0 is equal to minus x whenever x be less than 0, ठीक है। तो यहां देखिए क्या 2 minus 5 by 2 कितना है। It is 2 minus 5 by 2 is equal to minus 1 by 2 and it is less than 0। तो less than 0 होने पर क्या होना चाहिए था, it should be minus x। तो कितना है यहाँ पर प्लस x हम लोग रखते हैं, ये स्क्वायर रूट लेने में गलती हो गया, है ना। तो देखिए स्क्वायर रूट से कैसे मिस्टेक होता है। तो ये सही होना चाहिए था माइनस के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें 3 minus 5 by 2, यहाँ क्या है 3 to the 6 minus 5 divided by 2 that is 1 by 2 and 1 by 2 is greater than 0, so the square root of this is plus साइन के साथ, ये प्लस, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप अगर इससे आगे बढ़ाते हैं तो लगता है कोई स्टेप नहीं आना चाहिए। ये जब सही है तब क्या हो गया, it means -2 and plus 5 by 2 is equal to 3 minus 5 by 2। अब देखिए क्या हो गया, इधर आकर के इधर 5 और इधर भी आकर के 5 is equal to 5 and there is no fallacy। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स में एक बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो छोटी छोटी चीज है उसके मिस्टेक हो जाने से बहुत बड़ा परेशानी आ सकता है। ये स्क्वायर रूट का हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे थे जिसके कारण ये परेशानी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है। यही एक फैलेसी था इसमें। नेक्स्ट में हम चलते हैं, एक और आज के लिए हम दे देते हैं इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला चीज अब हम कुछ लेके चलते हैं, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 1,
2/2 ये क्या होगा 1, 5/5 1, ठीक है, -5 डिवाइडेड बाय -5 अगेन 1, ठीक है। देन टेल अबाउट दिस x/x क्या होगा, ये x/x ये 1 होगा, लेकिन कंडीशन के साथ। विदाउट कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है कि x डिवाइडेड बाय x 1 होगा। व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज x is not equal to 0 because 0/0 it is not necessarily it is 1, है ना, not necessarily it is 1, है ना, it may be 1, है ना, may be finite, may be infinite, ये कुछ भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कभी फिर से, अभी केवल हम इसको देखें, है ना। तो x/x is equal to 1 होगा whenever x is not equal to 0, और साथ साथ x को फाइनाइट भी होना चाहिए, नॉट इनफाइनाइट। दैट मींस फाइनाइट को हम कैसे लिखते हैं, x is less than infinity। इट मींस क्या हो गया, इट मींस x should be फाइनाइट, तभी ये 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। तो ये एक बहुत छोटा चीज है ना, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर से एक फैलेसी आएगा। अब इस बार फैलेसी में क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए एक एग्जांपल फिर दे देते हैं। फाइंड द फैलेसी, ठीक है ना, 0 is equal to 0, ठीक है। देन यू कैन राइट x² minus x² is equal to x² minus x², because x² minus x² is equal to कितना 0, x² minus x² is equal to 0। अब इस पार्ट में x कॉमन लेंगे, दैट मींस यू कैन राइट x into x minus x is equal to x plus x minus x, a² minus b² पर ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब दोनों में देखिए ये फैक्टर कॉमन है, ये हट गया दोनों तरफ से, क्या बचा, that is x is equal to x plus x, that is 1x is equal to 2x, x cancel, क्या बच गया 1 is equal to 2, है ना। फिर इसके बारे में आप सोचिएगा, काम स्टेप हो गया। ऊपर हम लोग ये कंडीशन दे दिए हैं, है ना, इसी पर ये डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज फिर से नहीं तो फाइल से मिलेगा। तो ये चीज पर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। टुडे आई डिस्कस अबाउट प्रोग्रेशन, ये क्या है। तो ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में जो पार्ट 1 में आने वाले बच्चे होंगे इंटर के बाद, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब पार्ट के बिना आगे मैथमेटिक्स को समझ पाना कठिन होगा, इसलिए ये जरूरी है। या दूसरे सेक्शन में जहां आप पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं, वहां जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोग्रेशन में क्या है देखिए, लिटिल मीनिंग इसका हो गया टू प्रोग्रेस, है ना। किस तरह से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। दो तरह का प्रोग्रेस हो सकता है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। जैसे इसमें कितने तरह का आएगा, जैसे देखिए इसमें नंबर फर्स्ट में आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे एपी, है ना। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, है ना। और थर्ड एक आता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
ये इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेनली ये दो ही टाइप का, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसी से थर्ड अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं एपी में। ये क्या है? फर्स्ट टाइप। ये क्या चीज होगा? मान लेते हैं इसमें कैसा आएगा? इफ डिफिनेशन इसका है, इफ डिफरेंस ऑफ, है ना, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स बी ए कांस्टेंट, ठीक है, देन तो दो तरह का चीज होगा, या तो सीरीज होगा या सीक्वेंस होगा। देन द सीरीज और सीक्वेंस आर इन एपी। सीरीज और सीक्वेंस में क्या अंतर है? जो प्रत्येक टर्म में अगर एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ हो, प्लस या माइनस के साथ अगर सीरीज होगा, तो ये जब टर्म्स जुड़ा हुआ है तब ये आएगा सीरीज में। अदरवाइज कॉमा से अगर सेपरेट किया हुआ है तो सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? देखिए ये एपी का हो गया, इस पर इसके आधार पर हम बोल सकते हैं इफ, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी AP इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं ऐसे an से, ठीक है। n प्लस 1 टर्म के लिए क्या हो गया? एंड n प्लस 1 टर्म an प्लस 1 हो गया। तो डिफिनेशन क्या बताता है? ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गया, nवां पद और n प्लस 1वां पद, तो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है। इसका जो डिफरेंस होगा, यानी जो अंतर होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एपी क्या मिल गया है? Therefore बाय डेफिनेशन ऑफ एपी ये हो जाएगा, देखिए an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू कांस्टेंट डी। ये क्या है? ए कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफिनेशन के अनुसार यही हो गया, एंड दिस इज, अगर ये कंडीशन होल्ड करता है, यही हो गया एपी के लिए, ठीक है। और अब देखिए, ये नोट करने का है तो कर लीजिए इसको। इसके आधार पर आप बोल सकते हैं कि नाउ whenever d पर डिपेंड कर रहा है, आप देखिए whenever d be less than 0, then an plus 1 minus an is less than 0, or an plus 1 it is less than an for all n, है ना। तो अब देखिए क्या हो गया? an plus 1 क्या हो गया? nवां पद के बाद वाला पद, n प्लस 1वां टर्म है, आगे का टर्म है। आगे वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म से छोटा है, तो कैसा सीक्वेंस या सीरीज बनेगा? आगे वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म से छोटा है। जैसे 5 है ना, यहां लिखांगे 3 के बाद 1, तो देखिए आगे वाला टर्म ये अपने पहले वाले टर्म से छोटा है, आगे वाला टर्म पहले वाले टर्म से छोटा है। तो सीरीज क्या हो रहा है या सीक्वेंस क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए सीरीज या सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा, एंड देयरफॉर सीरीज और सीक्वेंस इज डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग, ये मिलेगा, या तो डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग होगा।
क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट में चलते हैं इसी से। ये बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट पर ही सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं है। आल्सो इफ an plus 1 if b be greater than 0, then what will happen? An plus 1 minus an, it will be greater than 0. That is an plus 1 is greater than an for all n. an plus 1 हो गया, इस पर बाद वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म से बड़ा है, इसलिए सीरीज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तब क्या हो गया? एंड देयरफॉर series or sequence is increasing, है ना, और ascending, है ना। तो ये हमको लगता है बिल्कुल सही अब रिजल्ट आ गया इसमें। अब एक पार्ट और होता है कि if d is equal to 0, then an plus 1 minus an is 0, that is an plus 1 is equal to an. आगे वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म के बराबर है, that is फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 5 5 5 इस तरह सब बराबर हो गए। तो ये कौन सा आ गया? देखिए तो ये कांस्टेंट सीरीज या सीक्वेंस होगा। देयरफॉर सीरीज और सीक्वेंस इज कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह से बनता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग डिस्कस कर लें केवल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट में इसमें चलते हैं nth टर्म। ऑफ एन एपी, ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से निकल जाता है ये, है ना। कैसे निकलेगा? लेट अस सपोज दैट फर्स्ट टर्म ए, है ना। अच्छा एक चीज और बात कर लें इसमें, ये जो कांस्टेंट का चर्चा कर रहे हैं, कांस्टेंट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस, है ना। द कांस्टेंट is known as common difference और CD, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। CD हम ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस D, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा दैट इज D। तब देखते हैं क्या हो गया। एंड nth टर्म इज डिनोटेड बाय सपोज दैट an, ठीक है ना। देयरफॉर बाय डेफिनेशन an, है ना, और सॉरी an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू D, ठीक है। अब देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या दे देगा ये? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू D, बट a1 दिस इज द फर्स्ट टर्म, a1 इज a and therefore you can write a2 minus a is equal to D, ठीक है। ये हो गया। and this implies that a2 is equal to a plus b, and therefore a2 is equal to a plus b, ये मिल गया। and similarly for n is equal to 2, तब क्या रिजल्ट देगा? a3 माइनस a2 इज इक्वल टू D, और a3 इज इक्वल टू a2 प्लस D, बट a2 इज इक्वल टू a प्लस B प्लस D,
दैट इज A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, तब जरा टर्म को देखें कैसे आता है। फर्स्ट टर्म कैसे हो गया? फर्स्ट टर्म इज गिवन बाय A1 दैट इज A प्लस फर्स्ट टर्म 1 minus 1 into D, एंड सेकेंड टर्म ये कैसे हो गया? A2 दैट इज A प्लस सेकेंड टर्म इज A प्लस D, है ना? तो कैसे हो गया? A प्लस D कैसे लिखेंगे सेकेंड में? दैट इज A 2 minus 1 into D। नहीं, थर्ड टर्म दैट इज A3 A प्लस 3 minus 1 into D। देखिए 2D है ना? तो इंडक्शन पर आप क्या देख सकते हैं इसको? एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली वी गेट nth टर्म रिटन बाय an। इसी के सिमेट्री पर आप लिख सकते हैं 2 के लिए देखिए 2 minus 1, 3 के लिए 3 minus 1, रेस्ट आर द सेम, सो राइट a plus n minus 1 into d, एंड दिस इज द फार्मूला, है ना? तो बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। तो ये हो गया nth टर्म के लिए। अब आइए सिमिलरली 10 rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से आर्मा टर्म इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा देखिए तो, दैट इज AR इज इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू D, होगा ना? ये रिमार्क में इसको लिख दें, है ना? अब आइए फिर से, तो ये आपका लास्ट टर्म था एनमा टर्म। अगर लास्ट टर्म किसी सीक्वेंस या सीरीज का हो जाए तो वहां से अब चलते हैं। नाउ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड कैसे लिखेंगे? ये हो गया फर्स्ट टर्म। अगर किसी भी सीरीज या सीक्वेंस में n टर्म्स है, nवा टर्म उसका फर्स्ट टर्म होगा अंतिम से, है ना? तो लास्ट से फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड रिटन बाय an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड दैट इज an माइनस 1। तो फार्मूला से कितना हो गया? A प्लस n माइनस 1 माइनस 1 दैट इज n माइनस 2 इंटू D। ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड कैसे हो गया? an माइनस 2 दैट इज A प्लस n माइनस 3 इंटू D। तो अंत से अगर आर्मा टर्म ले लें तो कितना होगा देखिए तो, दैट इज rth टर्म फ्रॉम द एंड a n माइनस r होगा, है ना? देखिए तो सॉरी n माइनस, देखिए थर्ड में n माइनस 2, आर्मा में कितना हो गया? n माइनस r से एक कम दैट इज n माइनस r माइनस 1 दैट इज दिस, है ना? इज इक्वल टू कितना? फार्मूला के अनुसार a प्लस n माइनस r इंटू d। यही आएगा क्या? देखिए इसमें एक और घट गया, इसमें घटा देंगे कितना बचेगा? n माइनस r इंटू d। ठीक है, और यदि इसको लिखते हैं A1, इसको लिख देते हैं A2, इसको लिख लें A3 एंड सो ऑन, इसको लिखते हैं AR, और ये हम करते हैं इसको नंबर 2। Therefore AR प्लस AR इज इक्वल टू कितना? शुरू और अंत से आर्मा टर्म का सम कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ देते हैं, A प्लस A, है ना? कितना हो गया? 2A, नहीं, और प्लस
देखिए क्या हो गया, n माइनस आर प्लस आर माइनस वन, कितना हो गया, n माइनस आर प्लस आर माइनस वन, आर आर कैंसिल, यू गेट n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तब रिजल्ट क्या हो गया, सो यू कैन राइट a plus n minus 1 into d, that is a plus l, where l is denoted by the last term of the series or sequence, where l is the last term of the series or sequence, ठीक है। अब आप जानते हैं किसी भी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म और द लास्ट टर्म बोथ आर कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कि अर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या दे दिया, इट इज ए कांस्टेंट, दैट मींस रिजल्ट क्या हो गया, दैट इज सम ऑफ अर्थ टर्म from the beginning and the end, है ना, is कांस्टेंट, इस तरह से मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसको। चलिए इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे फिर से। डेरिवेशन के साथ देखने में आपको समझ में ज्यादा आएगा फंडामेंटल्स किस तरह से क्या एक्शन कर रहा है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स कैसा मिलेगा, तो बहुत आसानी से निकल जाता है ये कि लेट अस सपोज दैट Sn डिनोट द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP where a, small a, be the first term and D be the common difference, ठीक है ना। अब एक बात और आ जाए इसमें, आपको समझना जरूरी है, अगर nवां टर्म इसका लास्ट टर्म हो जाए, क्योंकि n टर्म का सम निकालना है तो हम वही लास्ट टर्म मान लेते हैं, इलेक्ट nth टर्म be the last term, that is L. Therefore, L must be equal to A plus n minus 1 into D. ये बात हो गया ना। Now, what about Sn? Now, Sn is equal to A plus first term plus second term plus थर्ड टर्म प्लस सो ऑन, है ना, प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट के पहले L माइनस डी और उसके पहले L माइनस 2D एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से मिल गया। अब देखिए रिजल्ट में क्या बच जाता है इसमें, अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा रिजल्ट, इसको और इसको जोड़ दिए कितना मिला, A प्लस L
11 प्लस इसको और इसको जोड़ दीजिए, क्या मिला? ए प्लस एल है ना, प्लस उसी तरह से आगे है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है, ये टोटल n बार आया है, ठीक है। और इसमें देखिए सम का पेयर बना रहे हैं, पहला प्लस अंतिम, दूसरा प्लस अंतिम से दूसरा, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2n बाय 2 टर्म्स, ठीक है। तो सबका सम कितना हो गया? ये प्लस इतना n बाय 2 टाइम्स, तो कितना मिल जाएगा? दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाय 2 टाइम्स ऑफ a प्लस l। l कितना है निकालिए, दैट इज n बाय 2 a प्लस l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब कितना आ गया ये? दैट इज n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यही सब निकल गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सब निकालेंगे इसमें। तो ये फार्मूला के रूप में आप यूज करेंगे इसको, एंड रिमेंबर दैट नंबर फर्स्ट सिग्मा n का अर्थ होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बराबर इतना होगा। दैट मीन्स सिग्मा n, इट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस and so on plus n is equal to n into n plus 1 divided by 2, ये ध्यान रखना चाहिए। नंबर सेकेंड, इसका डेरिवेशन डिटेल्स में अगर जिसको करना होगा तो बाकी इंटर में के आधार पर आप कर सकते हैं। यहां तक हम कोशिश किए कि आप क्वेश्चन तक निकाल लें, आप ये निकाल सकते हैं। यू कैन प्रूव दिस बाय आइडेंटिटी आल्सो। आइडेंटिटी कैन बी टेकन एज, इनके लिए हम कर दें, क्या निकालेंगे? r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 स्क्वायर, ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। तो जिसको आगे एज ए कोर्स करना है तब इसमें बात की किताब पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं उसमें, है ना। तो ये हो जाता है। नंबर सेकंड में उसी तरह से सिग्मा n स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, and number third is sigma n cube, that is 1 cube 2 cube and so on plus n cube, that is n plus 1 divided by 2 whole square। ये और ये दोनों सेम रिजल्ट है, तो इसके आधार पर बोल सकते हैं that is sigma n cube is equal to sigma n whole square, that is sigma n cube, that is sigma n whole square, ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट AP, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसमें GP के लिए, चूंकि बिल्कुल सिमिलर है, AP और GP में बहुत सिमिलरिटी है। यहाँ हम लोग कंजुगेटिव डिफरेंस लेते हैं और GP में कंजुगेटिव रेशियो लेते हैं, बस इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है। और बाकी सारा चीज जिस तरह से इसमें हम लोग एनालिसिस किए उसी तरह का एनालिसिस जीपी में भी है ना। तो उसमें क्या करते हैं, पहले यहां तक काम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। आज बस इतना ही रखिए इसमें, और बाकी आपको आज भी एक फैंसी दिए है
उसको एक बार देखिए, देख करके उस पर क्या आप निकाल पाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जीपी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी चीज होगा इसमें नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। और ये सारा चीज एक बार ध्यान रखेंगे कि दूसरे फील्ड में जहां भी इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है तो अप्लाई करने के पहले अगर उस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया जाए कि कैसे ये आया है, फंडामेंटल कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, तो आपको समझने में आसानी होगा, उसको अप्लाई करने में आसान पड़ेगा। और बिल्कुल रट करके अगर सोचेंगे कि इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो उसको कर पाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहले पार्ट इधर हम इसको करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखेंगे, देन कैलकुलस और फिर वेक्टर का। इस तरह से करने के बाद तब आप कहीं भी आप किसी भी फील्ड में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।